Assalamu alaikum. क्या हाल है बेटा आप लोग के? Hope you guys are doing well. Welcome to Physics Verse. So today we have a paper that we'll be solving February March 2026 P12. Let's move to the class. So बेटा हमारे पास ये पेपर है February March 2026 P12 1 hour 15 minutes का पेपर है. ASN A levels का पेपर है. Make sure आप तमाम आंसर्स बबल शीट आंसर शीट में मार्क करें. Do not mark two options for single MCQ. इससे आपका MCQ ज़ाया हो जाता है, कैंसिल हो जाता है. एच बी पेंसिल यूज़ करिएगा. 40 क्वेश्चन हैं, ऑल मस्ट बी आंसर्ड. 40 मार्क्स का पेपर है एंड दिस पेपर हैज़ 20 पेजेस. मेक श्योर आप ये तमाम जो डिटेल्स हैं वो पेपर से पहले रीड कर लें, ठीक है, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि हर पेपर में ये इंस्ट्रक्शंस क्या होती है. नाउ लेट्स मूव टू आवर सेकंड पेज. सेकंड पेज पे हमारे पास बेटा कुछ डेटा होता है एंड दैट डेटा हैज़ सम कांस्टेंट सम फार्मूला है जो कि यहाँ पे हमारे पास मेंशन हुए हुए हैं. एंड दिस इज वेयर वी आर स्टार्टिंग आवर पेपर एट 11:08. सही बेटा. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रेशियो ऑफ 1 किलो टू 1 नैनो? तो बेटा 1 किलो होता है एक्सपोनेंट 3, नैनो होता है एक्सपोनेंट -9. तो बेटा -9 जब ऊपर आएगा तो क्या होगा? 1 एक्सपोनेंट 3 इंटू एक्सपोनेंट माइनस प्लस हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 3 + 9 एक्सपोनेंट 12. इसका मतलब आंसर इज डी. क्वेश्चन नंबर 2. व्हाट कुड रिड्यूस सिस्टमैटिक एरर? तो बेटा सिस्टमैटिक एरर इज इन द सिस्टम, और सिस्टम को अगर हम बेहतर तरीके से डिज़ाइन करें, कैलिब्रेट करें, दैट्स हाउ वी कैन रिड्यूस सिस्टमैटिक एरर. ठीक है बेटा. सो taking large number of measurements, no beta. Careful calibration, yes. Reducing the sample size, as I told you, it's in the system, it's in the instrument. तो आपको इंस्ट्रूमेंट को बेहतर तरीके से प्रोग्राम या कैलिब्रेट करना होगा. Student measures current and potential difference for a resistor. सही है बेटा. Measurements are used to calculate the resistance. What is the percentage uncertainty in the resistance? तो बेटा what is the formula of resistance? R equals to V over I. ठीक है बेटा. तो परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन रेजिस्टेंस क्या होगी? प्लस माइनस परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन वोल्टेज प्लस परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन करंट, एंड दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे आप 100 से. ठीक है बेटा. वैल्यूज आर गिवन. परसेंटेज अनसर्टेनिटी के लिए बेटा 0.1/500. डोंट गेट बॉदर्ड बाय यूनिट. ऊपर नीचे दोनों तरफ आपने कन्वर्ट करना होगा तो आपके पास कैंसिल आउट हो जाएंगे. मैंने आपको पहले बताया था फ्रैक्शनल और परसेंटेज अनसर्टेनिटी में डू नॉट गेट कंफ्यूज्ड एंड गेट बॉदर्ड बाय द यूनिट्स. ठीक है बेटा. तो लेट्स कैलकुलेट क्या आंसर आ रहा है हमारे पास. वेयर इज आवर कैलकुलेटर? या तो 0.1/500 प्लस 0.01/50 multiply by 100. We are getting an answer of 0.04. So this is D. ठीक है बेटा. तो ये हमारे पास आंसर आ रहा है डी. एक मिनट रुकिएगा. आगे बढ़ते हैं बेटा. अब हमारे पास डिस्कशन क्या है? ग्राफ कैन बी यूज टू रिप्रेजेंट मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट. What is the relationship between the motion and property of the graph? Correct. सही है बेटा. Area under velocity time graph. Acceleration is area under velocity time graph. Wrong. Acceleration is the gradient of velocity time graph. सही है बेटा. Displacement is the gradient of नहीं बेटा. ये velocity is the area. No बेटा. तो बेटा हमारे पास आंसर क्या है? बी.
water surface in deep well is 78 meters below the top of the well. Let's draw the diagram. बेटा ये हमारे पास well है, ठीक है बेटा, and this is our ground, ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं बेटा, वेल की डेप्थ आपको बताई हुई है 78 मीटर, सही है बेटा। बोल रहे हैं पर्सन एट द टॉप ऑफ द वेल ड्रॉप हैवी स्टोन डाउन द वेल। ओके बेटा, एक स्टोन है जो कि फॉल हो रहा है, ठीक है बेटा। एयर रेजिस्टेंस इज नेग्लिजिबल, स्पीड ऑफ साउंड इज 330 मीटर पर सेकेंड, सही है बेटा। What is the time interval between the person dropping the stone and hearing it hitting the water? सही है बेटा। इसका मतलब साउंड जाएगा नीचे, टकराएगा, टकराने के बाद आपको साउंड सुनाई देगी, ठीक है। पहले एक काम करते हैं, ये देखते हैं कि वाटर से कब टकराएगा ये स्टोन, ठीक है बेटा, दैट इज वाटर। तो हमने क्या किया, हमें डिस्टेंस पता है, ठीक है, हमें इनिशियल वेलोसिटी पता है u, हमें एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल पता है 9.81, सही है बेटा। तो इस तमाम डेटा को इस्तेमाल करते हुए मैं s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से क्या निकालूंगा बेटा, फाइनल स्पीड with which stone hits water, ठीक है बेटा। तो 78 इक्वल टू 0 इंटू टी प्लस हाफ, ग्रेविटी की वैल्यू 9.81 एंड टी स्क्वायर। तो 78 बराबर हो जाएगा 9.8 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा 4.905 इफ आई नॉट रॉन्ग, यस, टी स्क्वायर। तो बेटा हमारे पास सिनेरियो क्या होगा देखें, टी स्क्वायर हो जाएगा 78 डिवाइड बाय 4.905, अंडर रूट लगा लें बेटा, एंड व्हाट वी आर गेटिंग, अंडर रूट 78 डिवाइड बाय 4.905, 3.98, 3.98 सेकेंड। तो बेटा ये वो टाइम आया है, ये वो टाइम आया है जिस टाइम पर, जो टाइम लगा रहा है स्टोन हिट होने में, टाइम फॉर स्टोन टू हिट वाटर, ठीक है बेटा। अब जब स्टोन पानी से टकराएगा तो क्या होगा, तो हमारे पास बेटा साउंड एमिट होगी एंड इट विल मूव अप, ठीक है बेटा। तो साउंड की स्पीड हमें पता है, स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस हमारे पास साउंड वही 78 मीटर कवर करेगी एंड स्पीड ऑफ साउंड है 330। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, 78 डिवाइडेड बाय 330.236, सही बेटा, सेकेंड्स। तो ये वो टाइम है, टाइम फॉर साउंड टू ट्रैवल अप टू द पर्सन, सही बेटा। अब आप क्या करेंगे, इसने क्या बोला है, व्हाट इज द टाइम इंटरवल बिटवीन द स्टोन ड्रॉपिंग एंड हेयरिंग द साउंड। तो आप दोनों साउंड्स को ऐड, दोनों टाइम्स को ऐड अप करना है। टोटल टाइम आएगा हमारे पास 3.98 प्लस 0.236, सही है, 3.98 प्लस 0.236, 4.216, ठीक है बेटा, एंड दैट इज वाई हमारे पास आंसर बन रहा है डी, ठीक है। तो डी इज आवर करेक्ट आंसर। अब हमसे क्या बोल रहे हैं, बोल रहे हैं टॉय कार मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन, सही है। एक मिनट रुकिएगा, ये जो, ओके बेटा, सो अब हमसे क्या बात हो रही है, हमसे बोल रहे हैं टॉय कार मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन as shown in the graph. The variation of time with displacement of the car
फ्रॉम इनिशियल पोजीशन आर शोन। सही है बेटा। आगे देखें क्या कह रहे हैं हमसे। To investigate whether forces acting on the car are in equilibrium at 4 different times T1, T2, T3, T4। बेटा इक्विलिब्रियम कब अचीव होता है? जब रिजल्टेंट फोर्स जीरो हो। ठीक है बेटा। और इक्विलिब्रियम के अचीव होने की निशानी क्या है? या तो बॉडी रेस्ट में होगी या तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही होगी। ठीक है बेटा। तो देखो T1 में डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो बॉडी रेस्ट में है। ठीक है बेटा। T2 में डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का ग्रेडियंट हमारे पास क्या होता है? वेलोसिटी। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। ये भी क्या है बेटा? ग्रेडियंट जीरो रेस्ट। और ये भी क्या है बेटा? यूनिफॉर्म वेलोसिटी। इसका मतलब तीनों में चारों में हमारे पास कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम अचीव हो रही हैं। इसका मतलब T1, T2, T3, T4 ऑल ऑफ देम आर द ड्यूरेशन इन विच द कार और द पर्सन वट एवर कार इज इन इक्विलिब्रियम। ठीक है बेटा। ओके बेटा। A car travels anti-clockwise in a horizontal circular road of radius 12 meters. Car takes 4 seconds to move from position P to Q. What is the magnitude of average velocity of car for the journey from P to Q? बेटा एवरेज वेलोसिटी बोला है तो वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो वेलोसिटी P to Q बोला है। ठीक है। तो आप वेलोसिटी के लिए डिस्प्लेसमेंट देखें जो कि क्या होगा ये। ठीक है बेटा। तो दिस वन इज डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। और ये वाला डिस्टेंस भी हमारे पास कितना है? 12। ये डिस्टेंस भी हमारे पास है 12। तो बेटा हम डिस्प्लेसमेंट पहले निकालते हैं। डिस्प्लेसमेंट हमारे पास हो जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से √12 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। ठीक है बेटा। एंड इन दैट वे हमारे पास √12 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर। बेटा ये आ रहा है 16.97। ठीक है बेटा। तो हमें डिस्प्लेसमेंट मिल गई है, वेलोसिटी निकालनी है हमें। तो वेलोसिटी क्या होगी बेटा हमारे पास? डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। डिस्प्लेसमेंट होगी ये 16.97। टाइम कितना गिवन है? 4.24। नेक्स्ट, पर्सन इज सस्पेंडेड from a rope vertically below the helicopter. The helicopter and the person are stationary above the ground. सही है बेटा। तो अगर इस सिनेरियो के मुताबिक हम बात करें, which force forms Newton's third law force pair with the weight of the person? Let's understand first weight क्या होता है। Weight is basically the gravitational force। ठीक है बेटा। Acting from earth on person। ठीक है बेटा। अच्छा एक चीज याद रखिएगा, जब भी आप बात करते हैं थर्ड लॉ ऑफ मोशन की तो एक्शन रिएक्शन की बात होती है। ठीक है बेटा। अगर हमारे पास बॉडी ए फोर्स अप्लाई कर रही है बॉडी बी पर, तो बेटा बॉडी बी भी फोर्स अप्लाई करेगी बॉडी ए पर, जिनके मैग्नीट्यूड सेम होंगे बट डायरेक्शन ऑपोजिट होगी। ये नेगेटिव साइन बता रहा है, डायरेक्शन ऑपोजिट होगी। ठीक है बेटा। तो हमारे पास दो ऑब्जेक्ट हैं। एक ऑब्जेक्ट क्या है बेटा? अर्थ। और दूसरा है पर्सन। तो इसका रिएक्शन क्या होना चाहिए? इसका रिएक्शन होना चाहिए फोर्स अप्लाइड बाय पर्सन ऑन अर्थ। सही बेटा। तो देखो हमारे पास अर्थ एंड पर्सन ऑब्जेक्ट सेम होने चाहिए। ए बी पे फोर्स लगा रहा है, बी ए पे फोर्स लगा रहा है। सही है। तो आंसर देखते हैं बेटा। फोर्स ऑफ टेंशन, टेंशन तो नहीं होगा बेटा। फोर्स ऑफ अपथ्रस्ट, क्योंकि इसने वेट के बारे में बात की ना, ये भी नहीं होगा। ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाइड बाय पर्सन ऑन अर्थ, बाय पर्सन ऑन अर्थ। तो बेटा हमारा आंसर है सी। ठीक है।
Two small moving particles collide. After collision, particles move in different directions. What is essential for the total momentum to be conserved? बेटा total momentum to be conserved. Principle of conservation momentum क्या है? The total momentum before and after collision remains conserved under isolated conditions. ठीक है बेटा. तो न external force act on the system, यही बात हो रही है. No kinetic energy lost. It depends. Elastic inelastic collision है. ठीक है, लेकिन मोमेंटम तो हमेशा कंजर्व रहता है. कोलिजन इज इनइलास्टिक. इतनी इनफ इंफॉर्मेशन हमें दी नहीं है जिसकी बिना पर हम बता सकें कोलिजन इनइलास्टिक है. रिलेटिव स्पीड ऑफ अप्रोच ऑफ टू पार्टिकल इक्वल्स, ये तो बेटा इलास्टिक कोलिजन की बात हो रही है. बट अगेन मोमेंटम की बात हो रही है, तो ये सारी बातें जो कर रहे हैं ये काइनेटिक एनर्जी के अराउंड रिवॉल्व कर रही हैं. तो ए इज आवर करेक्ट आंसर. अच्छा जी, अब हमारे पास सिनेरियो क्या है देखें. बेटा हमारे पास कह रहे हैं ब्लॉक ऑफ mass 3 kgs on a horizontal frictionless table. The rope with negligible mass is attached to the block. The rope passes over a frictionless pulley. ठीक है बेटा. Block 2 of mass 1 kg suspends from other end of the rope as shown. The block accelerates. अच्छा अब एक बात सुने. एक्सेलरेशन में हमारे पास ये पूरा सिस्टम मूव कर रहा है. ठीक है, और मूव करवाने वाली फोर्स कौन है बेटा? वेट ऑफ द ब्लॉक 2. ठीक है बेटा. ब्लॉक 2 का मास है हमारे पास 1 kg. तो ब्लॉक 2 का वेट क्या होगा? 1 मल्टीप्लाई बाय 9.81 यानी 9.81 न्यूटन. सही है बेटा. तो मूव करवानी वाली फोर्स एक है विच इज द वेट ऑफ द ब्लॉक 2. सही बेटा. लेकिन जब ये एक्सेलरेट कर रहे हैं तो जो एक्सेलरेशन है is due to the total mass, due to the force, and वो total mass की वजह से आ रही है. तो एक्सेलरेशन में आप ऐसे लिखें, एक्सेलरेशन के लिए कंसीडर टोटल मास. सही है बेटा. तो अगर मैं टोटल मास देखूं तो मास टोटल किसके बराबर है बेटा? ब्लॉक 1 का मास हमारे पास था 3 kg एंड ब्लॉक 2 का मास है 1 kg. ठीक है बेटा. तो और ड्राइविंग फोर्स मैंने आपको बता दी है, जो वो फोर्स जो कि मूव करवा रही है वो ये वाली है. ठीक है बेटा. अब आगे बढ़ते हैं, क्या बोल रहे हैं. एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल इज जी. यूनिट ऑफ जी इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर एंड टेंशन इन द रोप इज न्यूटन, यानी ऐसा यूनिट था. व्हाट इज द टेंशन इन द रोप इन टर्म्स ऑफ जी? अच्छा टेंशन क्या है हमारे पास बेटा? टेंशन है ये. टूवर्ड द फिक्स सपोर्ट होती है हमेशा टेंशन. तो टेंशन पूछिए हमसे. पहले एक काम करते हैं, एक्सेलरेशन निकालते हैं. तो एक्सेलरेशन के लिए हम क्या बोलेंगे? ए इक्वल्स टू एफ अपॉन एम. ड्राइविंग फोर्स है हमारे पास मूव करने वाली 9.81. मैथ है हमारे पास पूरे सिस्टम का 4 kg. तो क्या आंसर आएगा बेटा? 9.81 डिवाइड बाय 4, 2.45 ms माइनस 2. ठीक है बेटा. दैट्स हाउ वी गॉट एक्सेलरेशन. अब आगे बात सुनो. टेंशन निकालनी है हमें. तो टेंशन के लिए हम क्या करेंगे? हम फॉर्मूला लगाएंगे एफ इक्वल्स टू एम ए. तो फॉर टेंशन हमारे पास फोर्स हो जाएगी टी. एम ए ऐसे ही रहेगा. अब एम ए जो ब्लॉक 1 है उसका मैथ यहाँ पर पुट करना है आपने. ठीक है बेटा, क्योंकि ब्लॉक 1 इज बेसिकली मूविंग टुवर्ड द फिक्स सपोर्ट. ठीक है. तो टी हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय, इसका ब्लॉक 1 का मैथ 3 kg था और एक्सेलरेशन पूरे सिस्टम की 2.45. तो अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं 3 से तो आंसर वी आर गेटिंग इज 7.35. ठीक है बेटा, न्यूटन. Now the answer we are having is in fractions. तो जरा देख लेते हैं. 7.35. अच्छा, तो g बाय 4 यानी 9.81 डिवाइड बाय 4 हमारे पास बन रहा है 2.45. दैट इज रॉन्ग. ये हो जाएगा 4.905. दैट इज रॉन्ग. दैट इज 3 मल्टीप्लाई बाय 9.81 डिवाइड बाय 4, दैट इज 7.35. करेक्ट. बेटा हमारा करेक्ट आंसर है सी. ठीक है बेटा. दैट इज हाउ वी फाउंड आवर आंसर. आगे बढ़ते हैं.
Mass of an object can be determined using its relationship to the physical quantity. What three relationships are given? तो बेटा ये क्या बोल रहे हैं हमें? Resultant force over acceleration equals to mass, सही बात है. Linear momentum upon velocity, ये भी सही बात है. Weight upon acceleration equals to m. बेटा यहाँ पर acceleration के बजाय इन्हें अगर acceleration of free fall लिखते तो सही होता, लेकिन ये acceleration लिखिए तो wrong होगा, यानी सिर्फ 1 और 2 आर करेक्ट है. बी. अच्छा जी, क्या कह रहे हैं? Basket is sliding on a horizontal frictionless surface with a velocity this. सही है बेटा. Mass of the basket is this. Basket का mass हमें बता दिया है बेटा. सही है. The block M falls vertically into the basket. The block and basket then moves together with the same horizontal speed v. दो जिसम एक जान वाला सवाल है. ठीक है बेटा. तो दो जिसम एक जान में मोमेंटम बिफोर कोलिजन, तो सिर्फ और सिर्फ इसका मोमेंटम होगा, विच इज बेसिकली total momentum before collision equals to total momentum after collision. सही बेटा. बिफोर कोलिजन हमारे पास मास था, ये वेलोसिटी थी 30 सेंटीमीटर पर सेकंड. आफ्टर कोलिजन बेटा दो जिसम एक जान में क्या होता है? दोनों आपस में मूव टुगेदर कर रहे हैं तो दोनों का मास ऐड हो जाएगा. तो बेटा बास्केट का मास है m, ब्लॉक का मास है 2m और दोनों की स्पीड होगी सेम, दैट इज v. तो m इंटू 30 इक्वल टू 3m v हो जाएगा. बेटा m से m काटो एंड 30 डिवाइड बाई 3 v हो जाएगा. तो v की वैल्यू हमारे पास आ रही है 10 ms माइनस 1. 12 ए. सही बेटा. अब आगे बढ़ते हैं. Two childs are balanced. Two children are balanced horizontally in equilibrium on a plank. सही बेटा. Plank is uniform, यानी center of gravity center में है, with a mass of 7 kg and the length of 3 meter. बेटा center of gravity center में है तो बेटा हमारे पास इस प्लैंक का वेट कोई भी मोमेंट प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा. ठीक है बेटा. क्या बोल रहे हैं? देयर इज अ पिवट एट द मिड पॉइंट ऑफ द प्लैंक. चाइल्ड एक्स हैज अ मास ऑफ 2 kg, 20 kg सॉरी. सही है बेटा. तो इसका वेट क्या हो जाएगा? 20 मल्टीप्लाई बाय 9.81. लेट्स सी. 196.2. और ये कर रहा है बेटा एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट. ठीक है. जिसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है x. और दूसरा है हमारे पास वेट ऑफ द गर्ल. तो चाइल्ड एक्स का मास है 20 kg, चाइल्ड वाई का मास है 15 kg. तो 15 मल्टीप्लाई बाय 9.81. 147.15 और इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है y. बोला व्हाट इज द रेशियो ऑफ x ओवर y. तो सम ऑफ क्लॉकवाइज मोमेंट इक्वल्स टू सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट. सही बेटा. क्लॉकवाइज करवा रहा है हमारे पास कौन? चाइल्ड y. 147.15 टाइम्स y इक्वल्स टू 196.2 टाइम्स x ओवर y मांगा है ना, तो x ऐसे ही रहा, y इधर आ गया. 147.15 डिवाइड बाय 196.2. तो x ओवर y हमारे पास 0.75 आ रहा है. सी आंसर 13C. क्वेश्चन नंबर 14. डायग्राम shows two ways of hanging the same picture. ठीक है बेटा. In both cases the string attached to the same point on the picture and the loop symmetrically over a nail. ठीक है बेटा. स्ट्रिंग अटैच टू द सेम पॉइंट. अब ये जो R1 है ना या R2 है, ये हमारे पास वेट से रिलेटेड है. तो हमारे पास यहाँ पर जो फ्रेम है उस फ्रेम का वेट चेंज नहीं हो रहा, सेम फ्रेम इस्तेमाल हो रहा है. तो हमारे पास R1 एंड R2 भी ओवरऑल सेम ही आएगा.
इन दैट वे हमारे पास इस तरफ जाना चाहिए हमें। आगे बढ़ते हैं बेटा। फोर्सेस शोन आर दोज दैट एक्ट ऑन द नेल, द वेट ऑफ द स्ट्रिंग इज नेग्लिजिबल। ठीक है, डायग्राम 1, द लूप इज शॉर्टर देन द डायग्राम 2, विच इंफॉर्मेशन अबाउट द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्सेस इज करेक्ट। तो बेटा अगर मैं बताऊं वेट कहाँ पर एक्ट कर रहा था, तो अगर मैं इसे कंसीडर कर रहा हूँ कि यूनिफॉर्म फ्रेम है तो इनका वेट यहाँ पे एक्ट कर रहा था। ठीक है बेटा। नाउ अगर मैं इनको इनके कंपोनेंट्स में डिवाइड करता हूँ तो एक कंपोनेंट मेरे पास हो गया ये वाला, एक कंपोनेंट हो गया ये वाला। ठीक है, सिमिलरली एक कंपोनेंट हो गया ये वाला, एक कंपोनेंट हो गया ये वाला। ठीक है बेटा। तो अगर मैं कंसीडर कर रहा हूँ एंगल बन रहा है यहाँ से, तो ये हो जाएगा T1 cos θ1। ठीक है, और ये हो जाएगा T1 sin θ1। सिमिलरली ये हो जाएगा T1 cos θ1 और ये हो जाएगा हमारे पास T1 sin θ1। तो यहाँ पे से इक्वेशन मैं अगर बनाऊं इक्विलिब्रियम के हिसाब से, तो क्या होगा बेटा, टोटल अपवर्ड फोर्स इक्वल्स टू टोटल डाउनवर्ड फोर्स विच इज ट्वाइस ऑफ साइन θ1 प्लस W। ठीक है बेटा। इसी तरह अगर मैं वर्किंग यहाँ पे करता हूँ, एक हमारे पास ये कंपोनेंट हो गया, एक ये कंपोनेंट हो गया, ये हमारे पास θ2 है, ऑल दिस वाज θ1, तो ये हो जाएगा T2 cos θ2, ये हो जाएगा T2 sin θ2। सिमिलरली यहाँ पर दिस वन इज वन, दिस वन इज द अदर वन, तो ये हो गया T2 cos θ2, ये हो जाएगा हमारे पास T2 sin θ2। तो यहाँ पे भी हमारे पास बेटा क्या होगा, टोटल अपवर्ड फोर्स इक्वल्स टू टोटल डाउनवर्ड फोर्स प्लस W। नाउ सिंस R1 R2 बराबर हैं तो हम क्या करेंगे बेटा, इनको इक्वेट कर देंगे। 2T1 sin θ1 प्लस W इक्वल्स टू 2T2 sin θ2 प्लस W। सही बेटा। तो क्या होगा हमारे पास, W से W कैंसिल आउट होगा, 2 से 2 कैंसिल आउट होगा, क्या होगा T1 हमारे पास जो आ रहा है अपॉन T2 बराबर हो जाएगा साइन θ2 अपॉन साइन θ1। ना बेटा लुक एट दैट, बिगर एंगल कौन सा है, तो बिगर एंगल हमारे पास है θ2। ठीक है, तो T1 ज्यादा होगा क्योंकि न्यूमरेटर न्यूमरेटर हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। दैट मीन्स हमारे पास T1 इज ग्रेटर देन T2। इसका मतलब आंसर इज बी। ठीक है बेटा। डायग्राम शोज फोर मेटल सिलेंडर सबमर्ज्ड inside the container of water. Which cylinder has the greatest pressure on its surface? बेटा pressure is directly proportional to depth। सबसे ज्यादा डेप्थ किसकी है, सबसे ज्यादा डेप्थ है सी की, तो सी आंसर है। ठीक है। 16, थ्री सॉलिड मेटल क्यूब, थ्री सॉलिड क्यूब, थ्री सॉलिड ऑब्जेक्ट क्यूब पी, क्यूबॉइड क्यू एंड सिलेंडर आर। एक क्यूब है, एक क्यूबॉइड है और एक सिलेंडर है। तो बेटा इसका वॉल्यूम क्या होगा, मास ओवर एक्स क्यूब। इसका वॉल्यूम क्या होगा, मास ओवर एक्स मल्टीप्लाई बाय 2x मल्टीप्लाई बाय एक्स। ठीक है, तो ये हो जाएगा m ओवर 2x क्यूब। देन ये हमारे पास सिलेंडर है, तो सिलेंडर का हमारे पास डेंसिटी, तो अगर मैं वर्किंग पे लेकर आऊँ, क्योंकि आई जस्ट रोट रेड दैट डेंसिटी इज बीइंग टॉक्ड अबाउट, तो इसीलिए मैं डेंसिटी की वर्किंग कर रहा हूँ। मास ओवर वॉल्यूम, वजह सिलेंडर का वॉल्यूम हमारे पास क्या होता है, सिलेंडर का वॉल्यूम होता है हमारे पास पाई आर स्क्वायर एल। तो पाई आर हमारे पास एक्स है, तो एक्स स्क्वायर, और एल क्या है, एक्स बाय पाई। तो बेटा पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, एंड इन दैट वे हमारे पास बचेगा क्या, m अपॉन एक्स क्यूब। ठीक है, सही है। डायमेंशंस एंड masses ऑफ ऑब्जेक्ट आर गिवन इन टर्म्स ऑफ x एंड m। ऑब्जेक्ट्स, व्हिच ऑब्जेक्ट्स हैव सेम डेंसिटी, तो मुझे तो साफ दिखाई दे रहा है यहाँ पे अपनी कैलकुलेशन की बिना पर कि p एंड r हैव द सेम डेंसिटी। तो 16 सी। Small ball is projected into the air from horizontal ground. Diagram shows the path of the ball. सही बेटा, कह रहे हैं बॉल लीव द ग्राउंड एट पॉइंट एक्स विद द काइनेटिक एनर्जी ऑफ 8 जूल। यहाँ पे बेटा 8 जूल की काइनेटिक एनर्जी है।
A short time later, the ball is at point Y where kinetic energy is this 3.5 joule. सही बेटा। तो यहाँ से ऊपर जाते हुए हमारे पास काइनेटिक एनर्जी में चेंज आया है। सही बेटा। तो और वो किस में कन्वर्ट हुई है? हाइट में। तो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास यहाँ पे लॉस होती हुई दिखाई दे रही है। तो ई के लॉस इक्वल टू ईपी गेन। ठीक है बेटा। तो ई के लॉस कितनी हुई है हमारे पास? 8 जूल से 3.5 पे गई है। और ईपी गेन हमारे पास क्या होगी? एम जी एच। क्या बोल रहे हैं? एट पॉइंट वाई द वर्टिकल हाइट इज 8.8, एयर रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल, व्हाट इज द मास? सही बेटा। तो ये हो जाएगा 4.5 डिवाइड बाय जी की वैल्यू 9.81 और एच है हमारे पास कितना? 8.8। लेट्स सी। 4.5 डिवाइड बाय 9.81 multiplied by 8.8 0.052। तो बेटा आंसर आ रहा है हमारे पास बी। द about required power P to move through still water at constant velocity. There's a direct force F on the boat. What is the velocity? बेटा पावर का फॉर्मूला लगा दो F into V। ठीक है। तो what is the velocity? V हो जाएगा P upon F। तो P upon F ये आंसर है। When speed of object increase from this to this, its kinetic energy increases by E। अच्छा जी। तो स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट 10 से 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर बढ़ रही है। तो बेटा ऑब्जेक्ट का मास सेम रह रहा है। तो बेटा काइनेटिक एनर्जी प्रोपोर्शनल होगी वी स्क्वायर के। ठीक है बेटा। तो अगर मैं दोनों काइनेटिक एनर्जीज का डिफरेंस निकालूं 20 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर, तो ये ई के को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है बेटा। क्योंकि इंक्रीजेस बाय ई बोला है ना। तो ये 400 हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा ई। इसका मतलब ई किसके बराबर आ रही है हमारे पास? 300। ठीक है। आगे बात करते हैं। व्हाट इज द इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट व्हेन इट्स स्पीड इंक्रीजेस फ्रॉम 70 टू 80? चलो बात करते हैं। तो बेटा जब हमारे पास 80 70 से 80 में स्पीड चेंज हुई है तो नई एनर्जी क्या होगी? तो 80 का स्क्वायर क्या होगा? आई थिंक 6400। यस। एंड 70 का स्क्वायर आई थिंक 4900 होगा। यस। तो अगर मैं 6400 में से आंसर माइनस कर दूं तो आंसर क्या आ रहा है बेटा हमारे पास? 1500। नाउ व्हाट आई वांट यू टू कंपेयर दीज टू वैल्यूज। ठीक है बेटा। एक ये वैल्यू और एक ये वैल्यू। तो जो नई एनर्जी आई है हमारे पास न्यू ई इज 5 टाइम्स बिगर देन ई। 300 मल्टीप्लाई बाय 5 1500 होता है। तो बेटा 5 ई सही है। 19 ई सी। Trains supply coal to the power station. The table shows quantities describing the operation of the power station. सही है बेटा। पावर स्टेशन एवरेज आउटपुट पी को रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ ट्रेन्स पर डे। एन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं मास ऑफ कोल ऑन अ ट्रेन। एम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो बहुत सारी चीज़ें इन्होंने यहाँ पे बताई हुई हैं। लेट्स सी क्या हमारे पास सिनेरियो बिल्डअप होता है। बोला है विच एक्सप्रेशन गिव द एफिशिएंसी। तो एफिशिएंसी हमारे पास क्या होती है बेटा? एफिशिएंसी इज यूजफुल पावर आउटपुट ओवर पावर इनपुट। या फिर एफिशिएंसी का एक और फॉर्मूला है विच इज यूजफुल पावर यूजफुल एनर्जी इनपुट। ठीक है। तो यूजफुल एनर्जी इनपुट ओवर एनर्जी यूजफुल एनर्जी आउटपुट ओवर एनर्जी इनपुट। सही बेटा। ये फॉर्मूला भी है। तो बेटा वी नो दैट एनर्जी हमारे पास क्या होती है?
पावर इनटू टाइम। सही है। तो एफिशिएंसी को अगर मैं इस तरह लिखूं, एनर्जी आउटपुट होगी पावर, पावर को हमने किससे लिखा हुआ है, पी से, और टाइम को किससे लिखा हुआ है, सेकंड इन वन डे, एस से। तो पी एस हमारे पास, ये लिख भी देता हूँ, पावर इनटू टाइम होता है, और ये हो जाएगा पी एस। ठीक है बेटा। अब एनर्जी इनपुट क्या होगा बेटा, एनर्जी इनपुट के लिए वैसे तो दिस इज हाउ यू कैन इजीली आइडेंटिफाई कि हमारे पास आंसर ए होगा, क्योंकि सिर्फ एक ही ऑप्शन है ए जिसके अंदर पी एस न्यूमरेटर में आ रहा है। सही बेटा। बट स्टिल हम एनर्जी इनपुट देख लेते हैं कैसे आएगी हमारे पास एनर्जी इनपुट। एनर्जी इनपुट के लिए हमारे पास होगा एनर्जी फ्रॉम 1 kg कोल। ठीक है, 1 किलो कोल एनर्जी दे रहा है कितनी, ई। ठीक है, तो मास ऑफ कोल कितनी एनर्जी देगा, मतलब अगर ट्रेन में 10 किलो है तो 1 किलो कोल की जो एनर्जी है उसे मल्टीप्लाई बाय 10 कर देंगे। ठीक है, तो मास ऑफ कोल इन ट्रेन आ गया है यहाँ पर। ठीक है बेटा, एंड नंबर ऑफ ट्रेन पर डे यहाँ पर आ गया। तो फिर दोबारा सुना, 1 किलो कोल जितनी एनर्जी दे रहा है उसको अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं मास ऑफ द कोल इन केजीज इन वन ट्रेन, तो बेटा मेरे पास टोटल एनर्जी आ जाएगी। और अगर मैं उसको भी नंबर ऑफ ट्रेन अराइव्ड पर डे से मल्टीप्लाई करवा दूं तो मुझे टोटल एनर्जी ऑफ द होल डे जो इनपुट मिल रही है वो मिल जाएगी। ठीक है बेटा, तो ये हमारे पास पी टी अपॉन या पी एस अपॉन एम ई एन आएगा। ठीक है, तो विच इज अगेन which description of object undergoing elastic and plastic deformation are correct। तो बेटा ऑब्जेक्ट अंडर इलास्टिक डिफॉर्मेशन में क्या होता है बेटा, नॉट परमानेंटली डिफॉर्म्ड। सही बेटा, तो इलास्टिक डिफॉर्मेशन में क्या होता है, देयर इज ऑलवेज अ चांस ऑब्जेक्ट कैन कम बैक टू इट्स ओरिजिनल शेप, बट प्लास्टिक डिफॉर्मेशन में कोई वापसी नहीं है। ठीक है बेटा, इट्स परमानेंटली डिफॉर्म्ड। डी, a force F extends length L by extension E. Wire has a diameter D, obeys Hooke's law. What is the Young model? तो ये तो हम लोगों ने ड्राइव भी किया था। If I show you where we have derived this, तो डिफॉर्मेशन जब मैंने आपको पढ़ाया था तो वहाँ पे मैंने आपको ये ड्राइव करवाया था, 4 mgl/πd²x। लेकिन स्टिल यहाँ पे भी हम लोग करते हैं बेटा किस तरीके से, E इक्वल टू FL/A। ठीक है बेटा, तो एफ एल ऐसे ही रहेंगे, ई भी ऐसे ही रहेगा। ए हमारे पास क्या होगा, ए होगा पाई आर स्क्वायर, जिसे हम पाई डी बाई 2 का होल स्क्वायर में तोड़ देंगे, तो ए हो जाएगा पाई डी स्क्वायर बाय 4। इन दैट वे हमारे पास ई हो जाएगा एफ एल ओवर पाई डी स्क्वायर अपॉन 4 ई, यानी सिंप्लीफाई करोगे तो 4 FL अपॉन पाई डी स्क्वायर ई हो जाएगा। तो डी आंसर। ओके बेटा, एमसीक्यू नंबर 23 में हमसे बोला हुआ है 8 न्यूटन वेट है जो कि लोअर एंड ऑफ द स्प्रिंग पे कनेक्टेड है। वेट इनिशियली जो है वो हेल्ड हुआ हुआ था रेस्ट पे, पोजीशन एक्स पे। ठीक है, स्प्रिंग अनस्ट्रेच था उस पर। वेट हमारे पास रिलीज किया जाता है एंड फॉल करता है पोजीशन वाई पे जो कि 4 सेंटीमीटर है बिलो एक्स के। ठीक है बेटा, वेट ऑसिलेट्स एंड देन इवेंचुअली कम टू रेस्ट एट पोजीशन ओ व्हिच इज 2 सेंटीमीटर बिलो एक्स। ठीक है बेटा, तो हमारे पास क्या पूछा जा रहा है, हाउ मच एनर्जी इज लॉस्ट फ्रॉम द सिस्टम। तो बेटा हाउ मच एनर्जी इज लॉस्ट फ्रॉम द सिस्टम को देखने के लिए हमारे पास देखो यहाँ पे स्ट्रेच हुआ है। ठीक है बेटा, और यहाँ पे इसकी एक्सटेंशन कम हो गई है। ठीक है बेटा, तो एक्सटेंशन कम हो गई है, यहाँ पे एक्सटेंशन ज्यादा थी, इसका मतलब एक्सटेंशन यहाँ पे कम हो रही है। दैट मीन्स यहाँ पे इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास जो आ रही है वो क्या होगी, लेट्स सी देखते हैं, हाफ एफ एक्स। तो हमारे पास कितनी एक्सटेंशन कम हुई है, 2 सेंटीमीटर कम हुई है। लोड हमारे पास 8 न्यूटन का है और ये हो जाएगा 2 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लिया। लाइक इफ यू सॉल्व, इफ यू कैलकुलेट, क्या आंसर आएगा हमारे पास, 0.5 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 2 एक्सपोनेंट माइनस 2, वी आर गेटिंग एन आंसर ऑफ 0.08 जूल्स। दैट मीन्स आंसर हमारे पास क्या है बेटा, बी। यू कैन सी 3.3 एक्सपोनेंट 14 हर्ट्ज।
विच प्रिंसिपल रीजन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम दिस वेव इज। तो बेटा याद करें, हम लोगों ने जब अपनी वेव का सेक्शन कवर किया था तो मैंने आपको एक टेबल पढ़ाया था जो कि हमें बताता है कि हमारे पास वेवलेंथ्स क्या है। ठीक है बेटा, तो ये हमारे पास पूरा एक स्पेक्ट्रम है जो वेवलेंथ्स के मुताबिक बात कर रहा है। ठीक है बेटा, अब ये क्या बात कर रहा है हमसे, 3.3 एक्सपोनेंट 14। तो एक काम करते हैं, v इक्वल्स टू एफ लैम्डा होता है, तो हमारे पास लैम्डा क्या हो जाएगा, v अपॉन एफ, 3 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 8 डिवाइड बाय एफ क्या है, 3.3 एक्सपोनेंट 14। ठीक है बेटा, 3 एक्सपोनेंट 8 डिवाइड बाय 3.3 एक्सपोनेंट 14। बेटा आंसर आ रहा है हमारे पास कितना, 9.09 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -7। ठीक है बेटा, तो एक्सपोनेंट -7 में हमारे पास वैल्यूज आ रही हैं, इसका मतलब ये हमारे पास क्या हो सकता है, लेट्स मूव बैक, -7। तो नियर इंफ्रारेड है ये। ठीक है, तो हमें क्या दिया हुआ है यहाँ पे, इंफ्रारेड है, विजिबल लाइट है, अल्ट्रावायलेट है, एक्सरेज है, तो सीम्स लाइक एन इंफ्रारेड। ठीक है बेटा, तो ये आपने, या आप इसको 90 एक्सपोनेंट -6 भी देख सकते हो, -8 सॉरी। अच्छा जी, अब आप आगे बढ़ो। A wave on the stretched string causes particle to on the string to vibrate. Which diagram shows particle on the string at one instant? सही बेटा, तो पी क्यू आर हमारे पास दिखाए में, विच स्टेटमेंट अबाउट द टू पार्टिकल्स ऑफ द वेव इज करेक्ट। अगर ये प्रोग्रेसिव वेव है तो पी एंड क्यू वाइब्रेट करेंगे फेज डिफरेंस ऑफ 90 डिग्रीज। नहीं, 90 डिग्री तो ये होता कि एक पार्टिकल हमारे पास यहाँ पर है, एक पार्टिकल यहाँ पर है, ये 90 डिग्री आएगा, 90 डिग्रीज 180 डिग्रीज, तो इनका फेज डिफरेंस 90 डिग्री आएगा, दैट इज रॉन्ग। स्टेशनरी वेव में पार्टिकल पी एंड क्यू वाइब्रेट नहीं बेटा, स्टेशनरी वेव में तो पी और क्यू सेम फेज से वाइब्रेट करते हैं, क्योंकि एक साथ वेव ऊपर जाती है एक साथ नीचे आती है, तो जो भी पार्टिकल इस पूरे रीजन में होंगे सब एक साथ ऊपर मूव करेंगे या सब एक साथ नीचे मूव करेंगे। अगर ये प्रोग्रेसिव वेव है तो पार्टिकल क्यू एंड आर वाइब्रेट विद अ फेज डिफरेंस ऑफ 180 डिग्री। नहीं, क्यों, ये 90 है, ये 180 है। बेटा 180 डिग्री तो तब होता ना जब ये 270 यहाँ पर होता, कि 90 और 270 के दरमियान 180 डिग्री का फेज डिफरेंस आता। इफ इट इज स्टेशनरी वेव पार्टिकल क्यू एंड आर वाइब्रेट विद अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 180 डिग्री। यस, तो बेटा ये पूरे एक साथ ऊपर जा रहे हैं और ये पूरे एक साथ नीचे जा रहे हैं, तो इन दोनों में 180 डिग्री फेज डिफरेंस है। सही बेटा। 26, what best describe the displacement of particle on a wave। डिस्प्लेसमेंट पूछ रहे हैं बेटा हमसे, तो डिस्प्लेसमेंट के मुताबिक हम क्या बात करेंगे, डिस्टेंस इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन। सही बात है, डिस्टेंस मूव्ड इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन बाय पार्टिकल पर यूनिट टाइम। नो बेटा, ये तो स्पीड हो जाएगी। मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन, ये तो एम्पलीट्यूड हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा प्रोडक्ट ऑफ स्पीड ऑफ द वेव एंड टाइम, नहीं बेटा, तो ये आंसर है। बीम ऑफ वर्टिकली पोलराइज्ड लाइट of intensity I naught incident normally on the polarizing filter. The transmission axis of the filter is at an angle 60 degrees. सही बेटा, the transmitted light is then incident normally on second polarizing filter and the transmission axis of the second filter is perpendicular to the vertical as shown. अच्छा बेटा, अब मेरी बात सुनो, यहाँ की अगर इंटेंसिटी है आई नॉट तो यहाँ से कितनी आगे पास होगी, अप्लाई मेलस लॉ, आई इक्वल टू आई नॉट कॉस स्क्वायर 60। ठीक है बेटा,
कॉस स्क्वायर 60 मैंने आपको बताया था कैसे कैलकुलेट करना है। पहले आप कॉस थीटा लगाओ, कॉस 60 निकालो, उसका जो आंसर आया उसे स्क्वायर करना, तो आ रहा है 0.25, 0.25 टाइम्स आई नॉट। यानी यहाँ से जो इंटेंसिटी आगे पास हो रही है वो 0.25 टाइम्स आई नॉट है, ठीक है। एंड यहाँ से इंटेंसिटी जो पास हो रही है इसे मैं आई टी का नाम दे देता हूँ, ठीक है। अच्छा अब मेरी बात सुनो, ये वाला जो एक्सेस है ना हमारे पास, ये 60 डिग्रीज पे अलाइन हुआ हुआ था, ठीक है। तो अब यहाँ पे दोनों फिल्टर्स के दरमियान जो एंगल बन रहा होगा वो कितना होगा बेटा, 30 डिग्री। ठीक है बेटा, तो दोनों के दरमियान जो एंगल हमारे पास बन रहा होगा दैट विल बी 30 डिग्रीज। तो अब सुनो मेरी बात, जो यहाँ पे अगर मैं माइनस लॉ लगाता हूँ तो क्या होगा बेटा, आई जो इंसिडेंट हमारे पास आई टी बराबर हो जाएगा आई नॉट, यहाँ पर कितना है बेटा हमारे पास, टकराने वाला 0.25 आई नॉट है, ठीक है। एंड कॉस स्क्वायर 30, तो ये इंसिडेंट इंटेंसिटी हो गई और आई टी हमारे पास ट्रांसमिटेड इंटेंसिटी है। तो 0.25 टाइम्स आई नॉट एंड कॉस स्क्वायर 30 कैसे सॉल्व करेंगे, पहले कॉस 30 की वैल्यू निकालो, जो आंसर आए उसे स्क्वायर कर लो, तो ये आ रहा है 0.75। यानी आई टी हमारे पास क्या हो जाएगा, 0.25 मल्टीप्लाई बाय 0.75 विच इज 0.1875 आई नॉट, ठीक है। अब क्या पूछ रहे हैं, व्हाट इज द रेशियो ऑफ आई टू ओवर आई नॉट, आई टी ओवर आई नॉट। सो बेटा आई टी मैंने निकाला है कितना, 1.1875 टाइम्स आई नॉट, और आई नॉट ऐसे ही है, तो बेटा क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा सिर्फ हमारे पास क्या, 0.1875 विच इज बी, ठीक है बेटा। आगे बढ़ते हैं। कार इज ड्राइविंग along a straight road while emitting sound of constant frequency. There is a observation stationary observer at location XYZ. सही है बेटा। From X to Y, car accelerates uniformly from rest up to high speed. सही है बेटा। From Y to Z, car continues at this constant high speed. सही है। तो बेटा यहाँ पे हमारे पास क्या हो रही है, एक्सेलरेशन हो रही है, और यहाँ पे क्या हो रही है, हाई स्पीड है जो कि कांस्टेंट है, ठीक है बेटा। ओके आगे बढ़ते हैं। Which observer will hear highest frequency of sound and what will be the position of the car when the frequency is heard by the observer? बेटा हमसे पूछ रहे हैं कौन सा ऑब्जर्वर सुनेगा, तो बेटा देखो एक्स तो नहीं हो सकता क्योंकि द सोर्स इज मूविंग अवे, ठीक है। तो ऑब्जर्वर एक्स पे नहीं होगा क्योंकि हमें हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी चाहिए, तो सोर्स शुड मूव टूवर्ड्स, ठीक है बेटा। कार वाई की तरफ आ रही है, कैन बी, कार वाई की तरफ आ रही है, कैन बी, कार डी की तरफ आ रही है, कैन बी, सही बेटा। अच्छा अब मेरी बात सुने, यहाँ पे एक्सेलरेट कर रही है हाई स्पीड एंड कांस्टेंट हाई स्पीड पे आगे बढ़ रही है, तो बेटा यहाँ पे स्पीड कीप्स ऑन इंक्रीजिंग और यहाँ पे सेम स्पीड से आगे बढ़ रही है। तो अगर ऑब्जेक्ट आपको अप्रोच कर रहा है और आगे बढ़ रहा है तो बेटा आपको हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी, ठीक है बेटा। इसका मतलब हमारे पास सिनेरियो क्या हो सकता है, एक्स एंड वाई, बिटवीन एक्स एंड वाई, बिटवीन वाई एंड जी नहीं होगा बेटा हमारे पास, यहाँ पे एक्सेलरेशन कीप ऑन इंक्रीजिंग, ठीक है। और वाई एंड जी में हमारे पास अगर पॉइंट जी पे खड़ा हुआ है, वाई एंड जी पे कांस्टेंट हाई स्पीड से मूव कर रही है, तो हाईएस्ट स्पीड से कांस्टेंट मूव कर रही है जी पे, तो आई गेस डी विल बी द करेक्ट आंसर क्योंकि हमारे पास मैक्सिमम हाई स्पीड से हमारे पास जी की तरफ आ रही है कार,
तो ऑब्जर्वर अगर जी पे होगा तो उसे मैक्सिमम हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी। नाउ बेटा, each diagram shows a stationary wave on a stretched string. Which diagram is correctly labeled? एंटी नोड, ये नोड गलत बताया हुआ है, एंटी नोड भी गलत बताया हुआ है। एंटी नोड सही है, नोड भी सही है, नोड गलत है, एंटी नोड भी गलत है, एंटी नोड सही है, नोड सही है। अच्छा, यहाँ पे वेवलेंथ गलत है, यहाँ पे वेवलेंथ सही है, तो इसका मतलब आंसर इज डी। Two coherent electromagnetic waves traveling in vacuum. The two waves meet at a point. At this point, two waves have different intensities. Which statement is not correct? But different intensities I equals to Ka square के मुताबिक will lead to different amplitudes. सही बेटा? तो क्या पूछ रहा है? Not correct. तो they have constant phase difference. Maybe they can have. They have the same amplitude. नहीं बेटा, different amplitude होंगे। गलत जवाब मिल गया हमें। ने बोला सेम एम्पलीट्यूड, डिफरेंट डेंसिटी मींस डिफरेंट एम्पलीट्यूड्स। लेजर लाइट ऑफ सिंगल फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट ऑन अ डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग। ओके बेटा, पहले देखो ये 1/d है, दिस इज 1/d, और इस दफा यूनिट की टेंशन नहीं है, मीटर में ही गिवन है, तो d क्या हो जाएगा 1/5 इंटू 10⁵5, यानी 1/5 एक्सपोनेंट 5 2.0 इंटू 10⁻⁻6। सही बेटा। Diffraction pattern formed on a flat screen parallel to the grating. Screen is at a distance of 33.5 centimeter from the grating. अच्छा जी, सही है। Let's draw the diagram. तो बेटा ये हमारे पास ग्रेटिंग है, ये स्क्रीन है, ठीक है, और बोल रहे हैं स्क्रीन जो है वो 33.5 सेंटीमीटर की दूरी पर है। सही है। क्या बोल रहे हैं? द डिस्टेंस बिटवीन द फर्स्ट टू इंटेंसिटी मैक्सिमा इज 15 सेंटीमीटर। अच्छा जी, अब अगर एक हमारे पास पहला इंटेंसिटी मैक्सिमा है ये, दूसरा इंटेंसिटी मैक्सिमा है ये है, तो दोनों के दरमियान एंगल हमारे पास कितना है? 15 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, तो फर्स्ट ऑर्डर बोला है ना, फर्स्ट टू फर्स्ट ऑर्डर, तो बेटा सेंटर में सेंट्रल मैक्सिमम होगा, ठीक है, तो सेंटर में हमारे पास होगा सेंटर मैक्सिमम। तो ये हमारे पास ऑर्डर 1 हो गया, ये हमारे पास ऑर्डर 1 हो गया, ये हमारे पास ऑर्डर 0 हो गया। सही बेटा। ओके, आगे क्या पूछ रहे हैं? व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ लाइट? क्या होगी लाइट की वेवलेंथ? ओके, लेट्स ब्रेनस्टॉर्म। तो एन लैम्डा बराबर होता है हमारे पास डी साइन थीटा। तो अगर मुझे वेवलेंथ चाहिए तो डी साइन थीटा अपॉन एन कर देंगे, एन मन है, ठीक है बेटा, डी पता है, साइन थीटा की टेंशन है, तो साइन थीटा की अगर टेंशन है तो अगर मैं थीटा निकाल लूँ, ओके बेटा, इसको देखो, ये जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये वाला पार्ट जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ना, आप इसको देखो, ये मेरे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, एंड दैट आई कैन यूज टू फाइंड आउट द एंगल थीटा। ठीक है बेटा, तो वैल्यू मुझे पता है, ये वाली 33.5, ये वाली वैल्यू मेरे पास कितनी होगी बेटा? ये वैल्यू होगी 15 का आधा, 7.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो मुझे बेस और परपेंडिकुलर पता है, तो अगर मैं यहाँ पे 10 थीटा लगाऊं, 10 थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो थीटा इक्वल्स टू 10 इनवर्स हो जाएगा, परपेंडिकुलर है 7.5, बेस है 33.5। 7.5 divided by 33.5,
tan inverse आंसर 12.61 डिग्री। तो लैम्डा इक्वल टू डी की वैल्यू होती है 2.0 इंटू 10⁻⁻⁶ साइन 12.61 अपॉन n 1 2 × 10⁻⁶ multiplied by sine 12.61. Okay, 436.62 सही है। 436.62 which is roughly equals to, अच्छा नैनो भी लिखा हुआ है (9) तो 437 नैनोमीटर आ रहा है हमारे पास आंसर विच इज ए। ठीक है बेटा, परफेक्ट। आगे बढ़ते हैं। विच ग्राफ रिप्रेजेंट द वेरिएशन ऑफ करंट आई विद पोटेंशियल डिफरेंस वी फॉर फिलामेंट लैम्प। बेटा फिलामेंट लैम्प में क्या होता है हमारे पास, वोल्टेज बढ़ता है तो रेजिस्टेंस टेम्परेचर बढ़ता है तो वोल्टेज बढ़ता है, रेजिस्टेंस बढ़ती है, करंट कम होता है। हमें देखना है करंट कम किस में हो रहा है विद द पैसेज ऑफ टाइम। तो करंट एक्स एक्सिस पे है, तो एक्स एक्सिस पे हमारे पास करंट कम हो रहा है यहाँ पर। ठीक है बेटा, और यहाँ पर, बट आइडेंटिकल शेप होनी चाहिए। यहाँ पे हमारे पास नेगेटिव एक्सिस में आइडेंटिकल शेप नहीं मिल रही। सही बेटा, तो इन दैट केस हमारे पास बी आंसर है। ठीक है, हमने जो पढ़ा था वो इस तरह पढ़ा था कि करंट एक्स एक्सिस पे, वोल्टेज वाई एक्सिस पे, तो हमारा ग्राफ यूं जा रहा था। ठीक है, तो नीचे वाले एक्सिस में हमारा ग्राफ यूं जाता। ठीक है, लाइक दिस। तो शेप ये रहेगा, लेकिन यहाँ पे बस इन्होंने एक्सिस उल्टे कर दिए हैं। What is the definition of potential difference across a component? Energy transfer. Potential difference का फॉर्मूला क्या है? Work done per unit charge, or you can say energy transfer per unit charge. A. ठीक है बेटा, conducting putty of a substance is that conducts electricity can be molded into various shapes. अच्छा जी, the cuboid made from this putty has length L, width X. The resistance between the square face is 15 centimeter. अच्छा जी, some more putty is molded into a cylinder that has length L/2. ओके, सिलेंडर बना लिया है। तो सिलेंडर बना लिया है तो हमारे पास सिनेरियो क्या होगा, दैट्स हाउ द सिलेंडर में लुक लाइक। ठीक है बेटा, जिसकी हमारे पास क्या बोल रहे हैं बेटा, दैट हैज लेंथ L/2। लेंथ क्या है हमारे पास, L/2। ओके, द रेजिस्टेंस बिटवीन द सर्कुलर फेस ऑफ द सिलेंडर इज ऑल्सो 15 सेंटीमीटर, यानी रेजिस्टेंस सेम है एंड हमारे पास मटेरियल भी सेम है, कंडक्टिव पुटी है, वही सेम मटेरियल है, तो रेजिस्टिविटी भी सेम होगी। व्हाट इज द रेडियस? अच्छा मेरी एक बात सुनो, आर बराबर होता है रो एल ओवर ए, और यहाँ पे भी आर बराबर होगा रो एल ओवर ए। सही है बेटा, तो अब यहाँ पे अगर मैं सॉल्यूशन करूँ, रो को ऐसे ही रखो, एल को ऐसे ही रखो, ए क्या होगा, एक्स इंटू एक्स। ठीक है बेटा, क्योंकि उसने बोला स्क्वायर फेसेस के थ्रू रेजिस्टेंस हमारे पास जो है ना वो 15 सेंटीमीटर है, तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, देखते हैं। रो ऐसे ही रहा, एल की जगह हम L/2 लिख देंगे या 0.5 L लिख देंगे, और एरिया क्या होगा, एरिया हमारे पास ये वाला होगा विच इज पाई आर स्क्वायर। ठीक है बेटा, सिंस आर को यहाँ पर हमारे पास जो है वो लेंथ L/2 है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास, ठीक है, रेडियस मांग रहे हैं ना, सही है, सही है, तो रेडियस मांग रहे हैं तो इसे पाई आर स्क्वायर ही रखो। बेटा दोनों के रेजिस्टेंस बराबर हैं, सिंस बोथ
हैव 15 ओम रेजिस्टेंस, तो बेटा दोनों की रेजिस्टेंस को इक्वेट कर लो। रो एल ओवर एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा रो 0.5 एल ओवर पाई आर स्क्वायर। क्या क्या कटेगा? पाई रो से रो कटेगा, एल से एल कटेगा, एंड हमारे पास बचेगा क्या? आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 0.5 एक्स स्क्वायर अपॉन पाई। स्क्वायर हटाने के लिए दोनों तरफ लगाएंगे रूट, तो आर बराबर हो जाएगा अंडर रूट 0.5 x upon pi, or I can also write it as x upon 2 pi। ठीक है बेटा, क्योंकि 0.5 है, 2 को डिनोमिनेटर में भेज दिया, तो 34 हमारे पास बन रहा है x upon 2 pi b। Each Kirchhoff law is linked with the conservation of physical quantity। Easy। Kirchhoff's law कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की बात करता है, सेकंड लॉ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की बात करता है। 8 आइडेंटिकल रेजिस्टर्स हमारे पास अवेलेबल है। ठीक है बेटा, रीडिंग ऑफ एमीटर A1 इज 1.5। तो बेटा अगर यहाँ की रीडिंग हमारे पास 1.5 एम्पियर है और आइडेंटिकल रेजिस्टर है, तो ऊपर हमारे पास क्या है? R डबल है, तो इसका मतलब क्या है बेटा? करंट हाफ होगा। तो हाफ करंट कितना होगा बेटा? 0.75 एम्पियर। यानी इस पर्टिकुलर पॉइंट पे मेरे पास क्या करंट मिल रहा होगा बेटा? 1.5 प्लस 0.75, which is how much? 2.25 एम्पियर। इसका मतलब यही टोटल करंट है 2.25 एम्पियर जो यहाँ से भी आ रहा है। ठीक है बेटा, अब जरा नोट करो, यहाँ पे अगर एक जैसे रेजिस्टर है, यहाँ पे रेजिस्टेंस है 3R और यहाँ पे रेजिस्टेंस है 2R टोटल। ठीक है, इस पूरे पाथ की, इसका मतलब करंट ज़्यादा यहाँ फ्लो होगा, कम यहाँ फ्लो होगा। ठीक है बेटा, तो करंट का रेशियो क्या होगा? अगर मैं इस 2.25 एम्पियर को 5 हिस्सों में डिवाइड कर लूँ, ठीक है बेटा, तो एक हिस्सा कितने का आएगा? 2.25 डिवाइड बाय 5.45। ठीक है बेटा, इसका मतलब जैसा मैंने बोला ज़्यादा यहाँ पे जाएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस और करंट के रेशियोज इनवर्स होते हैं। तो अगर रेजिस्टेंस 2R है तो यहाँ पे करंट 3 टाइम्स फ्लो करेगा, तो इसका मतलब यहाँ पे जो करंट फ्लो करेगा हमारे पास, वो क्या होगा बेटा? इस वाले पाथ पे 3 टाइम्स 0.45, जो ऊपर मैंने सिंगल पार्ट ऑफ करंट निकाला है ये, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 0.45, 1.35 एम्पियर। क्या पूछ रहे थे हमसे? व्हाट इज द रीडिंग ऑफ एमीटर A2? तो 1.35 ए सी आंसर होगा। ठीक है बेटा, दैट्स हाउ वी गॉट दिस एमसीक्यू। अब क्या पूछ रहे हैं? बैटरी ऑफ EMF 6 वोल्ट in negligible internal resistance connected in series with resistor of resistance 6 ohms and variable resistor of resistance from 0 to 4 ohms। Okay, what is the range? रेंज पूछ रहा है, तो बेटा जब वो यहाँ पे रेजिस्टेंस 0 होगी तो यहाँ पे तो कोई वोल्टेज ही अपेयर नहीं होगा। ठीक है, हमारे पास अगर वेरिएबल रेजिस्टर की रेजिस्टेंस 0 ओम होगी, तो बेटा वोल्ट मीटर रीडिंग क्या होगी? 0 वोल्ट। ठीक है बेटा, इसका मतलब ये सही है, ये सही है, ये गलत है, ये गलत है। सही बेटा, अब अगर मैं वेरिएबल रेजिस्टर की रेजिस्टेंस हो जाती है हमारे पास 4 ओम, ठीक है, तो मैं लगाऊंगा यहाँ पे पोटेंशियल डिवाइडर का फॉर्मूला, वी आउट इक्वल्स टू वी इन, डिनोमिनेटर में दोनों रेजिस्टर्स का सम और जिसके अक्रॉस आउटपुट निकालना है वो ऊपर, यानी 4/10 मल्टीप्लाई बाय 6 क्या आएगा? 2.4, यानी ये, इसका मतलब ए इज आवर करेक्ट आंसर। In alpha scattering experiment, beam of alpha particles aimed to a thin gold foil. Most alpha particles go straight uh, or are deflected through a small angle. A small proportion of are deflected by more than 90 degrees, even effectively rebounded toward the source of the alpha particle.
अच्छा, कुछ पार्टिकल रिबाउंड हो गए, जिस डायरेक्शन में आए थे उसी पे बैक कर गए, विच कंक्लूजन कैन नॉट बी ड्रॉन। ओके, एटम, मोस्ट ऑफ द एटम इज एम्प्टी, सही बात है। मास ऑफ द एटम, एक मिनट रुकिएगा, ये थोड़ी सी डिस्ट, ओके, मास ऑफ द एटम इज कॉन्सेंट्रेटेड इन द न्यूक्लियस, ये भी सही बात है। न्यूक्लियस कंटेन्स बोथ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन की डिस्कवरी थोड़ी हुई थी। अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट हमें बस ये बताता है स्मॉल हैवीली पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस इज चार्ज, ये बात भी सही है, तो रॉन्ग है सी। टाइप ऑफ बीटा डीके, एन अप क्वार्क चेंजेस इट्स फ्लेवर टू डाउन क्वार्क, अप टू डाउन। ओके, तो अगर मैं बीटा पॉजिट्रॉन डीके को रिकॉल करूं तो बीटा पॉजिट्रॉन डीके में क्या होता है, एक प्रोटॉन अपने आप को तोड़ता है न्यूट्रॉन में एंड एंटी इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो में, सॉरी इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो में, विच इज दिस। तो अप अप डाउन कन्वर्ट हो रहे हैं, अप डाउन डाउन। तो बेटा देखो, ये क्वार्क कॉम्पोजिशन हमारे पास कंजर्व्ड है, ये भी कंजर्व्ड है, ये वाली क्वार्क कॉम्पोजिशन कंजर्व्ड नहीं है। और यही बात हो रही है बेटा, यहाँ पर क्या हो रहा है बेटा, एक अप क्वार्क डाउन क्वार्क में कन्वर्ट हो रहा है। इसका मतलब हमारे पास विच रो शोज न्यू हेड्रॉन क्रिएटेड, कौन क्रिएट हुआ है बेटा यहाँ पे, प्रोटॉन टूटा है, न्यूट्रॉन बना है, ठीक है। तो हमने क्या बोला, प्रोटॉन ब्रोकन एंड न्यूट्रॉन फॉर्म, सही है बेटा, तो न्यूट्रॉन बना है, ठीक है। एंड साइन ऑफ चार्ज ऑन एमिटेड बीटा पार्टिकल, सिंस ये बीटा पॉजिट्रॉन डीके, तो प्लस ए। लास्ट एमसीक्यू कह रहे हैं बेटा, यूरेनियम 92 to 38 decays to radium after a sequence of alpha and beta minus decay, which will give the correct number of alpha and beta minus decay। बेटा देखो, मुझे साफ दिखाई दे रहा है यहाँ पर बीटा डीके तो न्यूक्लियॉन नंबर चेंज नहीं करती, तो इसको देखो कितना डिक्रीज हुआ है, -12। बेटा एक अल्फा 4 न्यूक्लियॉन नंबर कम करवाता है, 12 न्यूक्लियॉन नंबर कम होने का मतलब क्या है, 3 अल्फा निकले, ठीक है बेटा। अब अगर यहाँ पे लिख के बताता हूँ, 92 238 से आप गए हो रेडियम 88 226, तो बेटा अल्फा डीके ने हमारे पास क्या करवाया है, 3 अल्फा डीके ने हमारे पास क्या करवाया, यूरेनियम 92 238 से ये लेके गया कहाँ पर, 3 अल्फा निकल रहे हैं ना, तो 92 एक अल्फा प्रोटॉन नंबर 2 डिक्रीज करवाता है, 3 करवाएंगे 6 टाइम्स डिक्रीज, यानी 86 पे जाएगा, और 12 कम हो रहे हैं तो क्या होगा बेटा हमारे पास 226, 12 ही होता है ना, यस, ठीक है बेटा। अब बीटा डीके की बात करते हैं, जो नया रेडियम हमारे पास बना है वो ये है, सही बेटा। तो कितना प्रोटॉन नंबर इंक्रीज होता हुआ दिख रहे हो आप, क्योंकि नेगेटिव बीटा डीके है 2, सही बेटा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हुआ है, 2 बीटा इलेक्ट्रॉन निकले हैं, ठीक है, क्योंकि प्रोटॉन नंबर इंक्रीज बाय 2 देख रहे हैं आप, इसका मतलब आंसर इज बी। दैट इज द एंड ऑफ आवर February March 2026 P12 paper. You can ask the questions if you have. For the timing, I'm switching off the recording.